हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन करंट अफेयर रिवीजन सीरीज़। तो इस सीरीज़ में हम जो भी हमारे प्रीवियस 6 मंथ्स के नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स हैं उन्हें डिस्कस करेंगे, उन्हें रिवाइज करेंगे। और ये हमारी इस सीरीज़ का पार्ट 2 है। और ये हमारा जो सेशन है ये जनवरी 2020 के करंट अफेयर से स्टार्ट हो चुका है और इसका पार्ट 2 हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। और जो भी हमारे अपकमिंग एग्जामिनेशन है, चाहे वो अभी पोस्टपोन हो चुके हैं एग्ज़ाम, वो जब भी कंडक्ट करवाए जाएंगे, और चाहे जो अभी पोस्टपोन नहीं किए गए हैं एग्ज़ाम, जब वो कंडक्ट किए जाएंगे उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर एग्ज़ाम की बात की जाए, जैसे टीजीटी नॉन मेडिकल, टीजीटी मेडिकल, स्टाफ नर्स का एग्ज़ाम, जेई सिविल का एग्ज़ाम, हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम, होम्योपैथिक मेडिकल ऑफिसर का एग्ज़ाम, मैनेजर टेक्निकल एचआरटीसी, रीजनल मैनेजर एचआरटीसी, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का एग्ज़ाम, हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के असिस्टेंट मैनेजर का एग्ज़ाम और तहसील वेलफेयर ऑफिसर का एग्ज़ाम, चाहे कोई भी एग्ज़ाम है जो कि हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर द्वारा कंडक्ट किया जा रहा है या फिर हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला द्वारा कंडक्ट किया जा रहा है, उनके जो भी एग्ज़ाम है उसके लिए ये हमारी जो करंट अफेयर रिवीजन सीरीज़ है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये इस सीरीज़ का पार्ट 2 है और ये जनवरी 2020 से हम इस सीरीज़ को स्टार्ट कर रहे हैं। अगर बात की जाए कि कौन कौन से एग्जाम हमारे पोस्टपोन हो चुके हैं, जिनकी लिस्ट जारी की गई है हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर द्वारा, तो इसमें है फील्ड असिस्टेंट का एग्ज़ाम, अकाउंट्स क्लर्क, लेबोरेटरी टेक्नीशियन, सीनियर लेबोरेटरी टेक्नीशियन, सीनियर टेक्नीशियन, सीनियर असिस्टेंट अकाउंट्स, सुपरवाइज़र, हॉस्टल सुपरिटेंडेंट, जूनियर ऑफिसर का एग्ज़ाम, जूनियर इंजीनियर सिविल का एग्ज़ाम, इलेक्ट्रीशियन का एग्ज़ाम और टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल का एग्ज़ाम, सिविल डिफेंस इंस्ट्रक्टर का एग्ज़ाम, टीजीटी आर्ट्स का एग्ज़ाम, स्टाफ नर्स का एग्ज़ाम, ये एग्ज़ाम है इन्हें पोस्टपोन कर दिया गया है हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर द्वारा। अगर एग्ज़ाम डेट्स की बात की जाए कि जिन एग्ज़ाम को पोस्टपोन नहीं किया गया है, तो उनमें है टीजीटी नॉन मेडिकल का एग्ज़ाम जो कि 16 अगस्त को मॉर्निंग सेशन में होगा, टीजीटी मेडिकल का एग्ज़ाम 16 अगस्त इवनिंग सेशन में होगा, लेक्चरर हिस्ट्री का एग्ज़ाम 16 अगस्त को होगा, लेक्चरर हिंदी 23 अगस्त को, हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का प्रीलिमिनरी एग्जाम 13 सितंबर को होगा, होम्योपैथिक मेडिकल ऑफिसर का एग्जाम 14 सितंबर को, मैनेजर टेक्निकल एचआरटीसी 16 सितंबर को, रीजनल मैनेजर एचआरटीसी 18 सितंबर को, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर 27 सितंबर को, हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के असिस्टेंट मैनेजर का एग्जाम होगा 11 अक्टूबर को और तहसील वेलफेयर ऑफिसर का एग्जाम होगा 25 अक्टूबर को। तो ये एग्ज़ाम है और इन एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारी ये करंट अफेयर रिवीजन सीरीज़, जिसका कि हम पार्ट 2 अभी डिस्कस कर रहे हैं। और अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या फिर आप टेलीग्राम में सर्च कर सकते हैं हिमाचल सक्सेस बुक और वहाँ पे भी आप इस सेशन की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारी रिवीजन सीरीज़ का पार्ट 2। Number first question is, who is the Director General of Aeronautical Systems in DRDO and is also known as Missile Woman of India? तो DRDO के एरोनॉटिकल सिस्टम्स में डायरेक्टर जनरल के पद पर अभी किसको निर्धारित किया गया है और उन्हें मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर टेसी थॉमस। तो डॉक्टर टेसी थॉमस आप देख सकते हैं तस्वीर में, इन्हें मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है और ये प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं और ये डायरेक्टर जनरल है एरोनॉटिकल सिस्टम्स के, जो डीआरडीओ का एक विंग है। और ये फर्स्ट वुमेन साइंटिस्ट हैं जिन्होंने लीड किया था किसी मिसाइल प्रोजेक्ट को, इसीलिए इन्हें मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। अगर बात की जाए कौन से मिसाइल प्रोजेक्ट को इन्होंने लीड किया था, तो अग्नि 4 के मिसाइल प्रोजेक्ट को इन्होंने लीड किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नानकाना साहिब गुरुद्वारा रिसेंटली सीन इन न्यूज इज सिचुएटेड इन विच कंट्री? तो नानकाना साहिब गुरुद्वारा ये कौन से देश में स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में लाहौर के नज़दीक नानकाना साहब में ये गुरुद्वारा स्थित है और जो सिख धर्म के गुरु थे, फर्स्ट गुरु थे और फाउंडर थे गुरु नानक देव जी, उनका जन्म स्थान यहीं पे माना जाता है और इन्होंने सबसे पहले अपनी प्रीचिंग यहीं पे स्टार्ट की थी। आप देख सकते हैं तस्वीर में, ये वो गुरुद्वारा है जो कि नानकाना साहिब गुरुद्वारा है और ये पाकिस्तान में लाहौर के नज़दीक स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच फेमस इंडियन क्रिकेटर रिसेंटली अनाउंस हिज रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट? तो जनवरी में कौन से इंडियन क्रिकेटर ने सभी फॉर्म ऑफ क्रिकेट से रिटायरमेंट घोषित कर दी है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, इरफान पठान। आप देख सकते हैं तस्वीर में, इरफान पठान ये हैं। तो इन्होंने जनवरी में रिटायरमेंट घोषित कर दी है ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट से। नेक्स्ट इज, ऑस्ट्रेलिया रिसेंटली विटनेस्ड विच डिजास्टर दैट किल्ड मैनी लाइव्स एंड कॉज्ड ह्यूज डिस्ट्रक्शन? तो ऑस्ट्रेलिया में एक डिजास्टर हुआ था जिससे काफ़ी जानमाल की हानि हुई थी। तो कौन सा डिस्ट्रक्शन था वो? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, वाइल्ड फायर्स। तो जंगल में आग लगी थी और काफ़ी मिलियंस में एनिमल थे, उनकी डेथ हो गई थी। आप देख सकते हैं तस्वीर में, इस तरह की भीषण आग लगी थी ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट इज, विच स्टेट विल हैव द कंट्रीज फर्स्ट
रिहेबिलिटेशन सेंटर फॉर फ्रेश वाटर टर्टल। तो फ्रेश वाटर टर्टल के लिए कंट्री में कौन सी स्टेट में पहला रिहेबिलिटेशन सेंटर बनाया जा रहा है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, बिहार। तो बिहार के भागलपुर फॉरेस्ट डिवीजन में एक फ्रेश वाटर टर्टल के लिए रिहेबिलिटेशन सेंटर बनाया जा रहा है, जो कि कंट्री का फर्स्ट रिहेबिलिटेशन सेंटर होगा। नेक्स्ट इज which country was the largest source of foreign direct investment in India during the first half of the financial year 2019 and 2020? तो वर्ष 2019-20 में इंडिया में जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आई थी उसके फर्स्ट हाफ में, तो उसके लिए जो लार्जेस्ट सोर्स था वो कौन सा था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, सिंगापुर। तो सिंगापुर सबसे लार्जेस्ट सोर्स था इंडिया के लिए फर्स्ट हाफ में 2019-20 जो हमारा फाइनेंशियल ईयर था उसके लिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में। नेक्स्ट इज कॉमन सर्विस सेंटर रिसेंटली पार्टनर्ड विद विच बैंक फॉर सेल ऑफ फास्टैग्स? तो कॉमन सर्विस सेंटर ने कौन से बैंक के साथ अभी पार्टनरशिप की है फास्टैग्स के सेल के लिए? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, पेटीएम पेमेंट बैंक। तो पेटीएम पेमेंट बैंक के साथ जो हमारा कॉमन सर्विस सेंटर है उन्होंने पार्टनरशिप की है और अब फास्टैग्स वहाँ पे बेचे जाएंगे। नेक्स्ट इज Arogya Series scheme, which is an initiative to provide free medical treatment to the poor, is the flagship scheme of which state? तो आरोग्य सीरीज स्कीम है एक स्टेट की, तो जिसमें फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड की जाएगी जो भी गरीब हैं उस स्टेट के। तो ये फ्लैगशिप स्कीम जो है कौन सी स्टेट की है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश के जो सीएम है जगनमोहन रेड्डी, उन्होंने ये स्कीम लॉन्च की है आरोग्य सीरीज स्कीम, और इसके अंतर्गत जो भी वहाँ के गरीब लोग हैं उन्हें फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट दी जाएगी। नेक्स्ट इज विच फिल्म वॉन द बेस्ट मोशन पिक्चर ड्रामा अवार्ड इन द गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2020? तो गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2020 में बेस्ट मोशन पिक्चर ड्रामा ये किस मूवी को ये टाइटल दिया गया था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 1917। तो 1917 ये मूवी का नाम है और इसे गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2020 में बेस्ट मोशन पिक्चर ड्रामा अवार्ड दिया गया था। नेक्स्ट इज विच फेमस एक्टर वॉन द बेस्ट एक्टर इन मोशन पिक्चर ड्रामा अवार्ड इन द गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2020? तो गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2020 में बेस्ट एक्टर इन मोशन पिक्चर ड्रामा ये किस एक्टर को दिया गया था? तो आप देख सकते हैं तस्वीर में ये वो एक्टर हैं जोकिन फिनिक्स इनका नाम है। तो जो जोकर मूवी आई थी उसमें इन्होंने एक्टिंग की थी और इसके लिए इन्हें बेस्ट एक्टर इन मोशन पिक्चर ड्रामा अवार्ड से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट इज Which Middle East country recently announced multiple entry tourist visas to people of all countries? तो कौन सी कंट्री द्वारा, कौन सी मिडिल ईस्ट कंट्री है जिन्होंने मल्टीपल एंट्री टूरिस्ट वीज़ा अभी अप्रूव किया है सभी कंट्रीज़ के लिए? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स द्वारा जो भी सभी कंट्रीज़ हैं वो अप्लाई कर सकते हैं अब इनके लिए वीज़ा के लिए। नेक्स्ट इज the Transiting Exoplanet Survey Satellite TESS, which recently discovered a new habitable exoplanet belong to which space agency? तो ये एक सर्वे सैटेलाइट है जिसका नाम है ट्रांजिट एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट, जिसे TESS कहते हैं। इसने अभी अर्थ की तरह ही एक नया हैबिटेबल एक्सोप्लैनेट सर्च किया है। एक्सोप्लैनेट जैसे हमारी धरती सूरज के चारों ओर घूमती है, तो वैसे ही एक्सोप्लैनेट उस प्लैनेट को कहते हैं जो कि सूरज के अलावा किसी और स्टार के चारों तरफ घूमती है, उसे एक्सोप्लैनेट कहते हैं। तो वैसे ही जिसमें जीवन संभव हो वैसा ही एक हैबिटेबल एक्सोप्लैनेट सर्च किया गया है जो ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट है उसके द्वारा। तो ये जो सर्वे सैटेलाइट है, ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट है, ये कौन सी कंट्री का है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, नासा, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो इस सैटेलाइट ने एक TOI 700D नामक एक हैबिटेबल एक्सोप्लैनेट की खोज की है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए वन हॉर्न राइनोज calf was recently born in the Manas National Park. The national park is situated in which state? तो जो मानस नेशनल पार्क है वहाँ पे एक वन हॉर्न्ड राइनोसॉर्स का एक काफ, अभी बेबी काफ पैदा हुआ है। तो ये जो नेशनल पार्क है, मानस नेशनल पार्क है, कौन सी स्टेट में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, आसाम। तो मानस नेशनल पार्क आसाम में स्थित है। तो वहाँ पे एशिया के वन हॉर्न्ड राइनोसॉर्स पाए जाते हैं। वन हॉर्न्ड राइनो एशिया में सिर्फ मानस नेशनल पार्क और काजीरंगा नेशनल पार्क भारत में ही पाए जाते हैं। तो वहाँ पे आप देख सकते हैं तस्वीर में ये एक वन हॉर्न्ड राइनोसॉर्स काफ अभी पैदा हुआ है और इनकी कंजर्वेशन के लिए कार्य किया जा रहा है।
नेक्स्ट इज डेनियल डी रॉसी हु अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट रिसेंटली इज अ वर्ल्ड कप विनिंग फुटबॉलर ऑफ विच कंट्री। आप देख सकते हैं तस्वीर में, ये हैं डेनियल डी रॉसी। अब इन्होंने अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर दी है। ये एक वर्ल्ड कप विनिंग फुटबॉलर हैं। तो ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, इटली। तो डेनियल डी रॉसी ये इटली से बिलोंग करते हैं। और वर्ष 2006 में इटली ने फीफा वर्ल्ड कप जीता था और उस टीम के ये मेंबर थे डेनियल डी रॉसी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Hyundai पार्टनर्ड विद विच राइड शेयरिंग कंपनी टू डेवलप इलेक्ट्रिक एयर टैक्सीज। तो Hyundai ने किस राइड शेयर कंपनी के साथ अभी एक पार्टनरशिप की है जिसके तहत वो इलेक्ट्रिक एयर टैक्सीज अब बनाएंगे? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, उबर। तो Hyundai और उबर साथ में मिलके अब इलेक्ट्रिक एयर टैक्सीज बनाएंगे। नेक्स्ट इज द सेकेंड फेज ऑफ इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 2.0 बिगेन रिसेंटली, व्हाट इज द स्कीम एसोसिएटेड विद। तो इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 2.0 अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया है। इसकी सेकेंड फेज अभी लॉन्च की गई है। तो ये स्कीम किसके साथ एसोसिएट करती है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यूनिवर्सल वैक्सीनेशन। तो इसमें यूनिवर्सल वैक्सीनेशन की जा रही है। जो भी प्रेग्नेंट वुमन है उनको वैक्सीनेशन की जा रही है और जो भी अभी चाइल्ड है उनको भी वैक्सीनेशन की जा रही है इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 2.0 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंडियन ग्रैंड मास्टर वॉन द टाइटल इन द हेस्टिंग्स इंटरनेशनल चेस कांग्रेस। तो हेस्टिंग इंटरनेशनल चेस कांग्रेस में कौन से इंडियन ग्रैंड मास्टर हैं जिन्होंने अभी टाइटल जीता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, पी मगेश चंद्रन। तो ये जो इंडियन ग्रैंड मास्टर हैं ये चेस के ग्रैंड मास्टर हैं और इन्होंने हेस्टिंग्स इंटरनेशनल चेस कांग्रेस में यहाँ पे एक टाइटल जीता है। नेक्स्ट इज विच पब्लिक सेक्टर बैंक हैज अप्रूव्ड अ फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द वुमेन एंटरप्रेन्योर्स वेलफेयर एसोसिएशन वेवा ऑफ तमिलनाडु। तो तमिलनाडु की वुमेन एंटरप्रेन्योर्स वेलफेयर एसोसिएशन वेवा को एक पब्लिक सेक्टर बैंक द्वारा फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाएगी। तो ये पब्लिक सेक्टर बैंक कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, इंडियन बैंक। तो इंडियन बैंक द्वारा ये असिस्टेंस प्रोवाइड की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द फर्स्ट अर्बन कोऑपरेटिव बैंक दैट इज अप्रूव्ड टू कन्वर्ट इनटू स्मॉल फाइनेंशियल बैंक। तो आरबीआई द्वारा कौन सा ऐसा पहला अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है जिसे अप्रूवल दिया गया है कि उसे स्मॉल फाइनेंशियल बैंक में अभी कन्वर्ट किया जाएगा? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, शिवालिक मर्सेंटाइल कोऑपरेटिव बैंक। तो ये उत्तर प्रदेश का एक बैंक है, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है और अब इसे स्मॉल फाइनेंशियल बैंक में कन्वर्ट किया जाएगा। और वर्ष 2018 में आरबीआई ने नोटिफिकेशन जारी की थी कि अगर कोई वॉलंटरी कन्वर्जन करना चाहता है अपनी बैंक की, कोई अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को स्मॉल फाइनेंशियल बैंक में कन्वर्ट करना चाहता है तो उसके लिए उसे लाइसेंस लेना पड़ेगा और कुछ कंडीशंस हैं, उन कंडीशंस को भी फुलफिल करना पड़ेगा। और ये जो रिकमेंडेशन है ये दी गई थी उस समय रामा सुब्रमण्यम गांधी कमेटी द्वारा और इसके अंतर्गत बताया गया था कि मिनिमम नेटवर्थ है वो 50 करोड़ तक होनी चाहिए किसी भी बैंक की और 10 साल का उनके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए बैंकिंग इंडस्ट्री में और वो इंडियन ओरिजिन से उनके प्रमोटर होने चाहिए। ये कुछ कंडीशंस दी जो कि फुलफिल की थी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक ने और अभी उन्हें 1.5 साल का मतलब 18 महीने का वक्त दिया गया है और उसमें जो भी कंडीशंस बची हैं उनको फुलफिल करना पड़ेगा और इसे फाइनली स्मॉल फाइनेंशियल बैंक में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर है शिवालिक मर्सेंटाइल कोऑपरेटिव बैंक। नेक्स्ट इज जल जीवन हरियाली मिशन इज अ फ्लैगशिप क्लाइमेट चेंज इनिशिएटिव ऑफ विच स्टेट। तो जल जीवन हरियाली मिशन ये एक फ्लैगशिप क्लाइमेट चेंज इनिशिएटिव है, कौन सी स्टेट द्वारा इसे लॉन्च किया गया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बिहार। तो बिहार द्वारा इसे लॉन्च किया गया है और लोगों के बीच में क्लाइमेट के लिए अवेयरनेस जागृत की जाएगी इस मिशन के अंतर्गत। नेक्स्ट इज विच इंडियन क्रिकेटर इज सेलेक्टेड फॉर द सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बाय द बीसीसीआई। तो सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बीसीसीआई द्वारा कौन से इंडियन क्रिकेटर को दिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, के श्रीकांत। तो इन ऑप्शन में इसका करेक्ट आंसर है के श्रीकांत और अगर मेंस में देखा जाए तो के श्रीकांत को दिया गया और अगर वुमेन में देखा जाए तो अंजुम चोपड़ा को दिया गया जो कि फॉर्मर कैप्टन है इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम की। नेक्स्ट इज व्हाट इज द नेम ऑफ द मैंडेटरी स्टैंडर्ड इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च्ड बाय द इरडई।
तो IRDAI द्वारा, IRDAI मतलब इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि इंश्योरेंस को लॉन्च करते हैं, इंश्योरेंस का सारा कार्य देखते हैं, तो उनके द्वारा एक मैंडेटरी स्टैंडर्ड इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च की गई है, जो कि मैंडेटरी है। तो वो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी कौन सी है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, आरोग्य संजीवनी। तो आरोग्य संजीवनी पॉलिसी लॉन्च की गई है IRDAI द्वारा, और इस स्कीम में जो सम मिलेगा 1 लाख से लेके लगभग 5 लाख तक का सम मिलेगा। इस इंश्योरेंस कवर, जो भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है, इसके द्वारा जो कवर दिया जाएगा। और अगर एज लिमिट की बात की जाए तो 18 से 65 वर्ष तक इसकी एज कैप रखा गया है। Next is, which state government has started project to save paper by using digital medium of for administrative work? तो कौन से राज्य में जो भी उनका एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है उसके लिए अब डिजिटल मीडियम को अपनाया गया है, और इससे जो पेपर हैं उन्हें सेव किया जाएगा, कागजों को सेव किया जाएगा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल द्वारा ये कार्य किया गया है। आप देख सकते हैं तस्वीर में, ये है वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी, और ये वेस्ट बंगाल के गवर्नर हैं जगदीप धनखड़। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच सिटी विल प्ले होस्ट टू द 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स? तो 2022 की जो कॉमनवेल्थ गेम्स है वो कहाँ पे होस्ट की जाएंगी? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। तो इंग्लैंड के बर्मिंघम में इन्हें होस्ट किया जाना था, तो अभी ये पोस्टपोन कर दी गई हैं, कोरोना वायरस की वजह से ये पोस्टपोन कर दी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, साइंटिस्ट रिसेंटली डिस्कवर्ड डॉर्फ गैलेक्सीज विद मैसिव ब्लैक होल्स यूजिंग वेरी लार्ज एरे ऑब्जर्वेटरी, वेयर इज दी ऑब्जर्वेटरी सिचुएटेड? तो एक वेरी लार्ज एरे ऑब्जर्वेटरी है, आप देख सकते हैं तस्वीर में, ये है वेरी लार्ज एरे ऑब्जर्वेटरी। तो उसमें डवार्फ गैलेक्सीज को खोजा गया है जिनमें काफ़ी बड़े बड़े ब्लैक होल्स हैं। तो ये वेरी लार्ज एरे ऑब्जर्वेटरी ये कौन सी कंट्री में स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, USA। तो USA में ये वेरी लार्ज एरे ऑब्जर्वेटरी स्थित है, और वहाँ पे जो साइंटिस्ट हैं उनके द्वारा ये पता लगाया गया है कि काफ़ी डवार्फ गैलेक्सीज हैं जहाँ पे कि ब्लैक होल्स पाए गए हैं। Next is, a devastating earthquake hit Puerto Rico recently. Which is the capital of Puerto Rico? तो एक कंट्री है प्यूर्टो रिको, वहाँ पे एक काफ़ी भयंकर अर्थक्वेक आया था। तो इस अर्थक्वेक से काफ़ी नुकसान झेलना पड़ा था। लगभग 6.4 मैग्नीट्यूड का एक ये अर्थक्वेक आया था, और इससे काफ़ी नुकसान झेलना पड़ा इस कंट्री को, और स्टेट इमरजेंसी भी घोषित की गई थी। तो प्यूर्टो रिको की कैपिटल कौन सी है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, सान जुआन। तो सान जुआन सबसे बड़ी सिटी है प्यूर्टो रिको में, और कैपिटल भी है प्यूर्टो रिको की। आप देख सकते हैं मैप में, यहाँ पे है हमारा प्यूर्टो रिको, और ये है मैक्सिको, और ये है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। नेक्स्ट इज, द नेशनल ट्रेडर्स कन्वेंशन वाज हेल्ड इन विच इंडियन सिटी रिसेंटली? तो नेशनल ट्रेडर्स कन्वेंशन कौन सी इंडियन सिटी में अभी कंडक्ट की गई थी? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, न्यू दिल्ली। तो न्यू दिल्ली में इसे कंडक्ट किया गया था, और इसे कंडक्ट करवाया गया था कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के द्वारा, और 3 दिन का ये इवेंट था जिसे ऑर्गेनाइज किया गया था। नेक्स्ट इज, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है रिसेंटली रिवाइज्ड द सुपरवाइजरी एक्शन फ्रेमवर्क ऑफ विच कैटेगरी ऑफ बैंक्स? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा अभी एक सुपरवाइजर एक्शन फ्रेमवर्क तैयार किया गया है। तो कौन सी कैटेगरी के बैंकों के लिए ये सुपरवाइजरी एक्शन फ्रेमवर्क तैयार किया गया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए। तो काफ़ी घोटाले हो रहे थे बैंक्स में, और काफ़ी NPA बढ़ रहा था, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स काफ़ी बढ़ रहे थे बैंक्स के। तो उनको ध्यान में रखते हुए एक सुपरवाइजरी एक्शन फ्रेमवर्क तैयार किया गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, और अगर कोई भी इस सुपरवाइजरी एक्शन फ्रेमवर्क के दायरे से बाहर जाएगा तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। और इसमें अगर NPA 6% से ज़्यादा हो जाता है, या फिर जो भी हमारी रेशो है कैपिटल टू रिस्क वेटेड असेट रेशो है, तो वो 9% से कम रहनी चाहिए। अगर वो 9% से ज़्यादा होती है तो उसके लिए फिर जो भी सुपरवाइजरी एक्शन फ्रेमवर्क में पेनल्टीज दी गई हैं वो लगाई जाएंगी, और ये अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए तैयार की गई हैं। नेक्स्ट इज, what is the name of the new relay satellite series to be launched by Indian Space Research Organization ISRO? तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो द्वारा एक न्यू रिले सैटेलाइट सीरीज अभी जारी लॉन्च की जाएगी। तो इसका नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, इंडियन डाटा रिले सैटेलाइट सिस्टम। तो इंडियन डाटा रिले सैटेलाइट सिस्टम है जो कि एक न्यू रिले सैटेलाइट सीरीज है जिसे लॉन्च किया जाएगा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, और जो भी हमारे वेरियस मिशंस हैं उनके लिए जो भी ट्रैक करना चाहिए, हमें जो भी पाथ ट्रैक करना पड़ेगा वो काम करेगा हमारा इंडियन डाटा रिले सैटेलाइट सिस्टम।
नेक्स्ट इज द फार्मर्स इनोवेशन फंड विच वाज सीन इन न्यूज़ इज प्रपोज्ड टू बी सेटअप बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। तो फार्मर्स इनोवेशन फंड ये काफ़ी न्यूज़ में था, तो इसको प्रपोज किया गया है, तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इसे सेटअप किया जाएगा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च द्वारा द फार्मर्स इनोवेशन फंड को अभी ऑर्गेनाइज किया जाएगा और लॉन्च किया जाएगा। Next is recently Supreme Court of India has asked the center to consider deployment of which force to guard various courts of India। तो भारत में जितने भी कोर्ट्स हैं उनको गार्ड करने के लिए एक फोर्स को तैनात किया जाएगा। पहले लोकल पुलिस उनकी गार्डिंग करती थी, तो अब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिए हैं, तो कौन सी फोर्स को तैनात किया जाएगा, तो वो तैनात किया जाएगा CISF को, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के जवानों को तैनात किया जाएगा। और जो भी कोर्ट्स हैं अब उनकी जो भी सुरक्षा है वो अब दी जाएगी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के हाथों में। नेक्स्ट इज ऑन 9 जनवरी 2020 बर्थ एनिवर्सरी ऑफ हरगोविंद खुराना वाज ऑब्जर्व्ड। ही वाज नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी इन विच ईयर। आप देख सकते हैं तस्वीर में, ये थे हरगोविंद खुराना और इन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया था फिजियोलॉजी में, और इन्हें ये नोबेल प्राइज़ दिया गया था वर्ष 1968 में। और जो ये नोबेल प्राइज़ इन्हें दिया गया था, ये दिया गया था ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन न्यूक्लिक एसिड इसकी खोज करने के लिए। और टोटल 3 पर्सन्स को इस कैटेगरी में अवार्ड दिया गया था, मार्शल W नीरेनबर्ग को और रॉबर्ट W होले को और हरगोविंद खुराना। इन तीनों की इस डिस्कवरी के लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ इन फिजियोलॉजी दिया गया था वर्ष 1968 में। नेक्स्ट इज according to the Indian Meteorological Department's statement on climate change of India during 2019 report, Arabian Sea on India's west coast saw a 400% rise in cyclones, a record that is repeated only after 1902. Which 5 cyclones hit Arabian Sea in 2019? तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने अपनी एक रिपोर्ट जारी की है, उसमें बताया है कि जो हमारा अरेबियन सी है, आप देख सकते हैं मैप में इस तरफ जो सी है इसे अरेबियन सी कहते हैं। तो जो अरेबियन सी है वहाँ पर लगभग 400% बढ़ावा हुआ, जो भी साइक्लोन आते हैं उनमें राइज हुआ, और ये वर्ष 1902 के बाद इस वर्ष देखा गया। तो कौन से 5 साइक्लोन्स थे जो अभी अरेबियन सी में आए थे वर्ष 2019 में। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, वायु, हिक्का, क्यार, माहा और पवन। ये 5 साइक्लोन्स थे जो कि आए थे अरेबियन सी में, जो भी इंडियन कोस्ट है अरेबियन सी के किनारे में, वहाँ पे ये हिट करे थे। अगर बात की जाए बे ऑफ बंगाल में, तो यूजुअली बे ऑफ बंगाल में लगभग 5 साइक्लोन्स हर वर्ष आते हैं, इस बार सिर्फ 3 ही आए थे, और वो थे पाबुक, फानी और बुलबुल। ये 3 जो साइक्लोन्स थे वो जो बे ऑफ बंगाल वाला कोस्टल एरिया है वहाँ पे हिट किए थे। Next is Election Commission had declared February 8, 2020 date of the Assembly election in Delhi. What is the total number of seats in Delhi Legislative Assembly? तो 8 फरवरी 2020 को दिल्ली में इलेक्शन हुए, दिल्ली असेंबली में लेजिस्लेटिव असेंबली में इलेक्शन हुए। तो टोटल कितनी सीट्स हैं दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली में? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 70। और अभी हमें रिजल्ट पता है कि अरविंद केजरीवाल की सरकार जीत गई है वहाँ पे। तो ये इलेक्शन हुए थे फरवरी 8, 2020 को। Next question is, the Northeast Natural Gas Pipeline Grid is being implemented by a joint venture of 5 Indian Central Public Sector Undertakings. What is the name of joint venture? तो इंडिया की 5 सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, 5 PSU बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जिनके द्वारा नॉर्थ ईस्ट नेचुरल गैस पाइपलाइन ग्रिड को अभी चलाया जाएगा, इसका काम किया जाएगा, और उसके लिए एक ही कंपनी बनाई गई है। तो उस जॉइंट वेंचर कंपनी का क्या नाम है? इसका करेक्ट आंसर है ICGL, इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड। तो इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड, ये 5 जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, 5 हमारी बड़ी कंपनीज हैं, उनके द्वारा एक मिलके वो ज्वाइंट वेंचर कंपनी बनाई गई है। और वो 5 कंपनीज हैं गेल, IOCL, ONGC, OIL एंड NRL। इन 5 सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ने साथ में मिलकर इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड ये जॉइंट वेंचर कंपनी बनाई है। और इसके तहत जो भी हमारी नॉर्थ ईस्ट की 8 स्टेट्स हैं, अगर 8 स्टेट्स की बात करें तो वो हैं सिक्किम, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। तो उनमें गैस पाइपलाइन एक बिछाई जाएगी, और इस गैस पाइपलाइन को बिछाने का काम किया जाएगा जो भी जॉइंट वेंचर कंपनी है इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड द्वारा। नेक्स्ट इज द रिसेंटली अप्रूव्ड मिनरल लॉज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020 हैज डन अवे विद सो कॉल्ड कैप्टिव एंड यूज क्राइटेरिया ऑफ विच मिनरल नेचुरल रिसोर्स। तो अभी एक मिनरल लॉ अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस पास किया गया है, तो इस
जो भी मिनरल लॉ अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस है 2020 भी पास किया गया है, उसमें कैपिटेटिव एंड यूज क्राइटेरिया को खत्म किया गया है। तो कौन से मिनरल और नेचुरल रिसोर्स के लिए ये कैपिटेटिव एंड यूज क्राइटेरिया खत्म किया गया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए कोल। तो कोल के लिए इस क्राइटेरिया को ख़त्म किया गया है। अगर बात की जाए इस अमेंडमेंट एक्ट की, तो इसे एक्ट अमेंड किया गया है 1957 जो एक्ट था उसे अमेंड किया गया है और अब अप्रूव किया गया है मिनरल लॉज ऑर्डिनेंस 2020 को। और उसके अंतर्गत जो भी हमारी कोल माइंस हैं अब उनकी ऑक्शन की जा सकती है और उन्हें अदर सेक्टर्स को दिया जा सकता है। नेक्स्ट इज फॉर हाउ मैनी टाइम्स इंडिया हैज़ emerged एज विनर इन दी मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट सिंस इट्स बिगिन इन 2009। तो मलेशिया मास्टर बैडमिंटन टूर्नामेंट इसकी शुरुआत हुई थी वर्ष 2009 में। तो भारत ने इसे कितनी बार जीता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 3। तो भारत ने सिर्फ 3 बार ही जीता है। अगर बात की जाए वर्ष 2020 की, तो जनवरी में इसे अभी ऑर्गेनाइज किया गया था। और अगर मेंस सिंगल की बात की जाए तो केंटो मोमोटा ये जापान के प्लेयर हैं, आप देख सकते हैं तस्वीर में, ये है केंटो मोमोटा जो कि जापान के प्लेयर हैं। इन्होंने इस मेंस सिंगल को जीता था मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट को। वहीं बात की जाए वुमेन सिंगल की तो चेन यूफुई जो कि चाइना से हैं, आप देख सकते हैं तस्वीर में, ये है चेन यूफुई जो कि चाइना से हैं। वुमेन सिंगल इन्होंने जीता था मलेशिया मास्टर बैडमिंटन टूर्नामेंट में। Next is recently the government of India has issued revised guidelines for mutual legal assistance in criminal matters with other nations. In January 2020, India has mutual legal assistance treaties with how many countries? तो रिसेंटली गवर्नमेंट के द्वारा एक रिवाइज्ड गाइडलाइन जारी की गई हैं, जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है उनके द्वारा एक रिवाइज्ड गाइडलाइन जारी की गई हैं। तो उसके अंतर्गत जो हमारा म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस मैटर है, जो क्रिमिनल मैटर है, वो अदर नेशंस के साथ लीगल असिस्टेंस के लिए बनाया गया है। तो अगर जनवरी तक की बात की जाए तो जनवरी तक हमारा जो म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी है वो कितने देशों के साथ है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 42। तो लगभग 42 देशों के साथ हमारी ये ट्रीटी हमने साइन की है। नेक्स्ट इज विच स्टेट इज सेट टू कंडक्ट अ डेडिकेटेड स्टेट लेवल अदालत फॉर LGBT कम्युनिटी? जो हमारी LGBT कम्युनिटी है, लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल और ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है, तो उसके लिए एक डेडिकेटेड स्टेट लेवल की अदालत कंडक्ट की जाएगी। तो ये कौन सी स्टेट ने अनाउंस किया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी केरला। तो केरला द्वारा ये अनाउंसमेंट की गई है। नेक्स्ट इज द यूनियन एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर recently launched a book titled Pax Sinica Implications for the Indian Dawn. Who is the author of the book? तो जो हमारी यूनियन एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं तो उनके द्वारा एक बुक लॉन्च की गई है जिसका नाम है पैक्स सिनिका इम्प्लीकेशंस फॉर द इंडियन डॉन। तो इसके ऑथर कौन है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए समीर सरन। इस आप देख सकते हैं तस्वीर में, ये वो बुक है, बुक का कवर है जिसे लॉन्च किया गया है समीर सरन द्वारा और इसे लॉन्च किया गया था यूनियन एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जो हमारे एस जयशंकर है उनके द्वारा लॉन्च किया गया था। और इसके जो को ऑथर हैं वो हैं अखिल देव। और इस बुक में बताया गया है जब जो चाइना के प्रेसिडेंट बने थे शी जिनपिंग, तो जब वो प्रेसिडेंट बने थे उसके बाद उन्होंने क्या क्या स्टेप्स कंसिडर की हैं चाइना की प्रेसिडेंसी के दौरान। नेक्स्ट इज विच सिटी इज सेट टू होस्ट द इंटरनेशनल नवल इवेंट मिलान इन मार्च 2020? तो मार्च में कौन सी सिटी में, भारत के कौन से शहर में मिलान 2.0 जो मिलान 2020 की जो मिलिट्री ड्रिल है, मल्टीनेशनल जो हमारी नवल ड्रिल है, उसे कंडक्ट किया जाएगा? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी विशाखापट्टनम। तो कोरोना वायरस की वजह से इसे भी पोस्टपोन कर दिया गया है। तो लगभग 30 जो इंटरनेशनल नेवीज हैं उन्होंने इसमें पार्टिसिपेशन करना था, तो इसे अब पोस्टपोन कर दिया गया है और इसकी थीम रखी गई थी सिनर्जी अक्रॉस द सीज। नेक्स्ट इज मनमाड भूसवाल रेलवे स्टेशन वेयर आर्टिफिशियल बेस्ड फेशियल रिकॉग्नाइजेशन टेक्नोलॉजी वाज इंस्टॉल्ड बिलोंग टू विच स्टेट? तो मनमाड और भूसवाल एक दो रेलवे स्टेशन हैं जहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड जो फेस रिकॉग्नाइजेशन टेक्नोलॉजी है उसे यूज़ किया जाएगा। तो ये कौन सी स्टेट में दोनों ये रेलवे स्टेशन स्थित हैं? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी महाराष्ट्र। तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। वहीं बात की जाए एक और रेलवे स्टेशन है जहाँ पे इसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा, तो वो है बेंगलुरु ऑफ कर्नाटका। वहाँ पे इसे इंस्टॉल किया जाएगा, आर्टिफिशियल बेस्ड फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी को इसे शुरू किया जाएगा और जो हमारी रेलटेल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी है उसके द्वारा इस फैसिलिटी को शुरू किया जाएगा।
नेक्स्ट इज द हाईएस्ट रेलवे ब्रिज इन द वर्ल्ड इज टू बी कंस्ट्रक्टेड इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी। तो अभी वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज बनाया जा रहा है और अगर वो बन के तैयार हो गया तो वर्ल्ड में हाईएस्ट रेलवे ब्रिज कहलाया जाएगा। तो वो कौन सी स्टेट या यूनियन टेरिटरी में बनाया जा रहा है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, जम्मू कश्मीर। तो इसे जम्मू कश्मीर में तैयार किया जा रहा है। तो उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट है, उसमें इसे तैयार किया जा रहा है और इस ब्रिज के थ्रू बक्कल और कौर ये दो जगह हैं, इन्हें कनेक्ट किया जाएगा और इसे चिनाब नदी पे बनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीर में, ये वो हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है। अगर ये बन के तैयार हो गया तो ये वर्ल्ड में हाईएस्ट रेलवे ब्रिज कहलाएगा। नेक्स्ट इज विश्व हिंदी दिवस, वर्ल्ड हिंदी डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डेट। तो विश्व हिंदी दिवस, जिसे हम वर्ल्ड हिंदी डे भी कहते हैं, तो हर वर्ष कौन सी तिथि को मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 10 जनवरी। तो 10 जनवरी को हर वर्ष विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, जिसे हम वर्ल्ड हिंदी डे भी कहते हैं। अब ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 10 जनवरी से 12 जनवरी में, 10 जनवरी 1975 में, 10 जनवरी 1975 में वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस, फर्स्ट वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई थी और ये महाराष्ट्र के नागपुर में ऑर्गेनाइज की थी और इसीलिए 10 जनवरी को ही वर्ल्ड हिंदी डे मनाया जाता है और पहली बार वर्ष 2006 में वर्ल्ड हिंदी डे मनाया गया था। वहीं बात की जाए नेशनल हिंदी डे की, जिसे हम हिंदी दिवस कहते हैं, तो हर वर्ष 14 सितंबर को नेशनल हिंदी डे, हिंदी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट इज हु हैज़ बीन रिसेंटली चूजन फॉर मुपावरपू वेंकैया नायडू नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस। तो एम वेंकैया नायडू नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस, ये अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, एम एस स्वामीनाथन। तो एम एस स्वामीनाथन को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। साथ ही में डॉक्टर जी मुनिरत्नम को भी इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं उनके नाम पे ये नाम रखा गया है, एम वेंकैया नायडू नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस। नेक्स्ट इज विच स्टेट हैज रिसेंटली adopted a new logo for its legislative assembly which consists of foxtail orchid। तो कौन सी स्टेट द्वारा अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए एक नया लोगो तैयार किया गया है, जिसमें फॉक्सटेल ऑर्चिड की तरह एक लोगो तैयार किया गया है? आप देख सकते हैं तस्वीर में, ये वो लोगो है और ये फॉक्सटेल ऑर्चिड है जिस लोगो को तैयार किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश का ये नया लोगो तैयार किया गया है। अगर बात की जाए अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर की, तो वो हैं गवर्नर इनके बी.डी. मिश्रा। आप देख सकते हैं तस्वीर में, ये हैं बी.डी. मिश्रा जो कि गवर्नर हैं अरुणाचल प्रदेश के और इनके चीफ मिनिस्टर हैं पेमा खांडू। आप देख सकते हैं तस्वीर में, ये हैं पेमा खांडू जो कि चीफ मिनिस्टर हैं अरुणाचल प्रदेश के। नेक्स्ट इज अ क्लस्टर ऑफ इंस्टीट्यूशंस इन विच स्टेट्स आयुर्वेदा यूनिवर्सिटी इज टू गेट द स्टेटस ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। तो कौन से राज्य की आयुर्वेदा यूनिवर्सिटी के जो इंस्टीट्यूट हैं, जो कॉलेजेस हैं, उनको इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस में अब रखा जाएगा? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, गुजरात। तो गुजरात आयुर्वेदा यूनिवर्सिटी के जो भी कॉलेजेस हैं, इंस्टीट्यूट हैं, उन्हें इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस में अब रखा जाएगा। नेक्स्ट इज द यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह रिसेंटली रिलीज्ड अ बुक टाइटल कर्म योद्धा ग्रंथ ऑन द लाइफ ऑफ विच इंडियन पॉलिटिकल लीडर। तो कर्म योद्धा ग्रंथ नामक एक पुस्तक अभी लॉन्च की गई है। यूनियन होम मिनिस्टर हैं हमारे अमित शाह, उनके द्वारा ये बुक रिलीज की गई है। तो ये कौन से पॉलिटिकल लीडर की लाइफ पे ये बुक लिखी गई है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, नरेंद्र मोदी। तो आप देख सकते हैं तस्वीर में, ये वो बुक का कवर है और नरेंद्र मोदी की लाइफ पे ये बुक लॉन्च की गई है, कर्म योद्धा ग्रंथ। अगर बात की जाए नरेंद्र मोदी की, तो ये 14th प्राइम मिनिस्टर हैं भारत के और वर्ष 2014 में ये प्राइम मिनिस्टर बने थे और प्रेजेंट में भी यही हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं और इससे पहले ये 2001 से 2014 तक ये चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के। नेक्स्ट इज विच यूनियन मिनिस्ट्री इज सेट टू लॉन्च अ प्रोग्राम फॉर डेवलपमेंट ऑफ ईस्टर्न स्टेट्स कॉल्ड पूर्वोदय, जिसे हम मिशन पूर्वोदय भी कहते हैं। तो कौन सी मिनिस्ट्री द्वारा ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, जिससे जो हमारी ईस्टर्न स्टेट है, जैसे हमारी वेस्ट बंगाल, ओडिशा, जो भी हमारी ये ईस्टर्न स्टेट हैं, उनके लिए उनको अब डेवलप किया जाएगा और इस मिशन का नाम है मिशन पूर्वोदय। तो इस मिशन को लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के द्वारा, क्योंकि जो हमारी ईस्टर्न स्टेट हैं, जैसे वेस्ट बंगाल, ओडिशा, जो हमारी ईस्टर्न स्टेट हैं, झारखंड वगैरह, यहाँ पे काफ़ी जो क्रूड स्टील है काफ़ी पाया जाता है और इससे जो हमारा विज़न है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का, हमारा जो विज़न है उसे कंप्लीट किया जा सकता है। काफ़ी इंप्रूवमेंट मिल सकती है, इससे ग्रोथ मिलेगी और इसे ओडिशा और वेस्ट बंगाल के कोलकाता को इंडिया का स्टील हब बनाया जाएगा।
और अगर बात की जाए मिशन पूर्वोदय की, तो इस मिशन को जापान हमारे साथ कर रहा है। इस मिशन में जो हमारी हेल्प है वो जापान द्वारा की जा रही है, और करंट में जापान वर्ल्ड में नंबर 1 है क्रूड स्टील की प्रोडक्शन में, और इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है क्रूड स्टील का। Next is Ministry of Youth Affairs and Sports is to organize the 23rd National Youth Festival in Lucknow. It is celebrated to commemorate the birthday of which famous personality. तो 23rd नेशनल यूथ फेस्टिवल अभी लखनऊ में मनाया जाएगा और मनाया गया था जनवरी में। तो इसे मनाया गया था मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स द्वारा। तो कौन सी फेमस पर्सनैलिटी के बर्थडे पे ये सेलिब्रेट किया गया था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, स्वामी विवेकानंद। तो स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिवस पर नेशनल यूथ डे मनाया जाता है, और हर वर्ष 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिवस पर। तो ये थी हमारी रिवीजन सीरीज का पार्ट 2, और ये हमारा जनवरी का पार्ट 2 था। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।